Welcome to Sapna classes. Today we will study हिस्ट्री ऑफ क्लास 8। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ और देख लेते हैं एक बार फर्स्ट कर्नाटिक वार का। तो ट्रेड वार्स जो हुआ इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में क्यों हुआ? बिकॉज दोनों की लड़ाई थी आपस में ट्रेड को लेकर, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वार क्योंकि वो कर्नाटिक रीजन में हुआ और 1746 से लेके 1748 तक हुआ। तो इस कर्नाटिक वॉर से पहले हम इंडियन पॉलिटिक्स का थोड़ा सा एक पार्ट देख लेते हैं। औरंगजेब जो है वो 1707 में डाइड हुआ, मतलब मर गया था। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इनस्टेबिलिटी आ गई थी। मतलब जो इसके सक्सेसर मतलब जिन्होंने इसके बाद औरंगजेब के बाद राजगद्दी पे राज किया, वो बहुत वीक थे और वो औरंगजेब द्वारा जीता गया जो राज्य था उसको प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए थे और सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। जैसे हैदराबाद, बंगाल, ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट राज्य बन गए थे। उसमें से ही एक जगह थी कर्नाटक, ठीक है, जो कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ती है। वहाँ का नवाब था सतदुल्ला खान। सतदुल्ला खान के मर जाने के बाद दोस्त अली जो कि उसका नेफ्यू था वो उसकी राजगद्दी पे बैठा और दोस्त अली के डेथ के बाद अनवरुद्दीन ने उसकी गद्दी संभाली, जिसको कि आसफ जाह जो कि निज़ाम था हैदराबाद का उसने अपॉइंट किया, ठीक है। लेकिन दोस्त अली का सन इन लॉ यानी दामाद था चंद्र साहिब, तो वो चाहता था उसकी राजगद्दी पे बैठना, लेकिन बैठ कौन गया? बैठ गया अनवरुद्दीन। तो इसलिए चंद्र सिंह को बहुत दिक्कत होने लगी और उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी अनवरुद्दीन के लिए, ठीक है। तो ये तो चल रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स कर्नाटक रीजन में। अब हम देखते हैं कि फ्रेंच और इंग्लैंड का क्या झगड़ा था आपस में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों की लड़ाई थी आपस में, ट्रेड वार था। इनकी लड़ाई यूरोप से चलती आ रही थी। यूरोप में भी ये एक दूसरे के दुश्मन थे। वहाँ पे चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पे अब अगला कौन बैठेगा, इस चीज़ को लेके वहाँ वॉर हो रही थी। तो वहाँ पर भी फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों आमने सामने थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी लड़ाई थी। ड्यूप्ले जो था उसको पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया था और बॉर्डनीज था वो मॉरिशस का गवर्नर था। तो ड्यूप्ले ने बॉर्डनीज की मदद से मद्रास को कैप्चर कर लिया, मतलब यानी कि उसको अपने अंडर में कर लिया था अपना पोर्ट बनाने के लिए। ये बात जो अनवरुद्दीन को, जो कि नवाब था, अभी हमने पढ़ा कि अनवरुद्दीन नवाब बन गया था कर्नाटक रीजन का, ये बात उसको समझ में नहीं आई, ये बात उसको पसंद नहीं आई और उसने अपनी आर्मी भेजी फ्रेंच फोर्सेस से लड़ने के लिए। अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी आर्मी थी, उसके बावजूद उसकी आर्मी हार गई, जिसको बैटल ऑफ अद्यार कहा जाता है, जो कि क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी वो अद्यार नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। इन दोनों की जब लड़ाई हो रही थी तो ये एक दूसरे के शिप्स वगैरह डुबो रहे थे पानी में, जो सी रूट था वहाँ पर। तो इस तरह से ये लड़ रहे थे और ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी चल रहा था। लेकिन 1748 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था एक्सले-चैपल। ये ट्रीटी साइन इंडिया में नहीं हुई, ये बात कर रही हूँ मैं यूरोप की, जहाँ पे ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। तो ये साइन होने से वहाँ का जो वॉर था वो ख़त्म हो गया और इस तरह से इंडिया में भी इन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर एंड हुआ फर्स्ट कर्नाटक वार का 1748 में। सेकेंड कर्नाटक वार जो कि 1748 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद होगा आसफ जाह जो है वो निज़ाम था हैदराबाद का, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। तो वो इसकी डेथ हो गई 1748 में। उसका बेटा नासिर जंग और उसका पोता मुजफ्फर जंग, ठीक है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई होने लगी इसकी गद्दी को पाने के लिए, ठीक है। इधर कर्नाटक रीजन में जो आखिर कैपिटल थी हमने पढ़ाई था कि उसका नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन जो है उसको आसफ जहाँ ने ही बिठाया था, अपॉइंट किया था। लेकिन चंद्र साहिब जो है, जो दोस्त अली का सन इन लॉ था, उसको अनवरुद्दीन की गद्दी चाहिए थी। तो यानी कि यहाँ पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की लड़ाई थी हैदराबाद के लिए, अनवरुद्दीन की और चंद्र साहिब की लड़ाई थी आरकुट के लिए, कर्नाटक रीजन के लिए।
ठीक है। और फ्रेंच फोर्सेस और अनवरुद्दीन की लड़ाई हो चुकी थी, बैटल ऑफ हथियार जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, जिसमें कि फ्रेंच फोर्सेस जीत गई थी और अनवरुद्दीन की सेना हार गई थी। तो फ्रेंच फोर्सेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि अनवरुद्दीन की सेना बहुत बड़ी थी, करीब 10,000 सैनिक थे और फ्रेंच फोर्सेस सिर्फ कुछ हज़ार सैनिक थे, लेकिन फिर भी फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को हरा दिया था। तो फ्रेंच की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, मुजफ्फर जंग जिसको हैदराबाद की गद्दी चाहिए थी, चंद्र साहिब जिसको आरकुट की गद्दी चाहिए थी, वो और फ्रेंच फोर्सेस, ये तीनों एक हो गए, ठीक है, ये तीनों हो गए एक। नासिर जंग, अनवरुद्दीन और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो ये तीनों हो गए एक और ये तीनों एक हो गए। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स और जो फ्रेंच यूरोप वॉर्स हैं ये आपस में दो गुट बन गए। तो हमने देखा कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग इनकी लड़ाई थी हैदराबाद के लिए, चंद्र साहिब और अनवरुद्दीन की लड़ाई थी आरकुट कार्नाटिक रीजन के लिए, और फ्रेंच और इंग्लिश की लड़ाई थी अपने ट्रेड के लिए। तो एक तरह से दो गुट बन गए, जिसमें मुजफ्फर जंग, चंद्र साहिब और फ्रेंच फोर्सेस एक तरफ हो गए, नासिर जंग, अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली वो एक तरफ, नासिर जंग, अनवरुद्दीन और इंग्लिश फोर्सेस वो एक तरफ हो गए। तो अब मुजफ्फर जंग, चंद्र साहिब और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलकर अटैक कर दिया अनवरुद्दीन पर, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर अटैक कर दिया अनवरुद्दीन पर और अनवरुद्दीन मारा गया 1749 में, ठीक है। अब अनवरुद्दीन मारा गया तो चंद्र साहिब को उसकी गद्दी मिल गई, चंद्र साहिब तो चाह ही रहा था उसकी गद्दी लेना, ठीक है। इसके मरते ही जो इसका बेटा था मोहम्मद अली वो चला गया इंग्लिश के पास, उनकी शरण में चला गया तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो जब चंद्र साहिब जो है जब नवाब बन गया कार्नाटिक एरिया का, तो वो बड़ा खुश हुआ और खुश होके उसने जो फ्रेंच का गवर्नर था, फ्रेंच फोर्सेस का गवर्नर था डुप्ले, उसको पौंडीचेरी के पास बहुत सारी ट्रेटीज दे दी, दान में कह लो या गिफ्ट में कह लो, रिवार्ड में दे दी, ठीक है। तो और फिर चल दिया वो, ये सब होने के बाद चल दिया वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए, मोहम्मद अली के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अब मोहम्मद अली था इंग्लिश फोर्सेस के साथ, तो इंग्लिश का जो गवर्नर है सॉन्डर्स, रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस, इन्होंने क्या करा, इन्होंने चंद्र साहिब के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत आसानी से 1751 में आरकुट को जो है अपने अंडर में ले लिया और चंद्र साहिब का सर कलम कर दिया, ठीक है। तो अब आरकुट जो है वो इंग्लिश लोगों के पास आ गया, ठीक है। फ्रेंच फोर्सेस और चंद्र साहिब हार गए, 1951 में अटैक किया था और 1952 में चंद्र साहिब मारा गया, ठीक है। अब इस हार का सारा जो ढीकरा है ना वो डुप्लेक्स के सर पे मरा गया, ठीक है, और डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया, ठीक है, उसको बोल दिया तू तो दोबारा वापस आ जा फ्रांस में, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले जीत हुई फ्रेंच की अनवरुद्दीन को मार के, फिर फ्रेंच के पास बहुत सारी ट्रीटीज मिल गई, यहाँ पे भी वो जीत गए, लेकिन बाद में इंग्लिश को जो आरकुट की गद्दी थी वो इंग्लिश गवर्नमेंट को मिल गई, ब्रिटिशर्स को मिल गई, ठीक है। इस फोर्सेस में और भी थे, तो उन्होंने फिर नासिर जंग के ऊपर हमला कर दिया और 1750 में जो नासिर जंग है वो भी मारा गया और जो मुजफ्फर जंग है वो यहाँ का निज़ाम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बार फ्रेंच फोर्सेस जीती, 1 बार इंग्लिश फोर्सेस जीत गई। तो एट द एंड ऑफ कार्नाटिक वार हमने देखा आरकुट जो है वो इंग्लिश के पास आ गया, ब्रिटिशर्स के पास आ गया, जिसका हीरो क्लाइव को माना गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही आरकुट जीता गया था, ठीक है। और हैदराबाद में जो है हैदराबाद का निज़ाम था मुजफ्फर जंग, जो कि फ्रेंच फोर्सेस के साथ था। तो 1755 में एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की गई, जिसके अंदर ये हुआ कि अब इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आरकुट में तो थे इंग्लिश और हैदराबाद में थे फ्रेंच। इस तरह से सेकेंड कार्नाटिक वॉर का
एंड हुआ। तो सेकेंड कार्नेटिक वार हमारा 1748 से लेके 1754 तक चला। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वार के बारे में। थैंक यू।